नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में। पिछली कक्षा में हम जीव विज्ञान का परिचय पढ़ चुके थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया जो किंगडम में पंचगत अवधारणा के आधार पर इनको विभाजित किया गया था। आज हम इस लेसन में उन पंचगत अवधारणाओं के आधार पर सबसे पहली जो अवधारणा थी जिसमें मोनेरा जगत था, मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाले बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे, जो हमारी बहुत सी प्रतियोगी परीक्षा में काम आएगी। प्रतियोगी परीक्षा में बैक्टीरिया से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा रोग उत्पन्न कर रहा है, तो इसके बारे में आज हम स्टडी करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो देखिए दोस्तों, बैक्टीरिया यानी हिंदी में इसको बोलते हैं जीवाणु। बैक्टीरिया की खोज का श्रेय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1676 में 1676 में बैक्टीरिया की खोज की, लेकिन संपूर्ण खोज इसकी 1683 में मानी जाती है, 1683 में मानी जाती है, क्योंकि 1683 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखा था, जिसमें बहुत गुना बड़ा दिखाई देता है। किसमें देखा था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में इन्होंने क्या देखा कि अपने दांत की खुरचन निकाली और उसको स्लाइड पे लिया और स्लाइड पे लगा के माइक्रोस्कोप से देखा तो उसको जीवाणु दिखाई दिए। लेकिन इन्होंने इनको जीवाणु नाम ना दिया, इन्होंने इसको क्या बोला? एनिमलक्यूल नाम दिया। क्या नाम दिया? एनिमलक्यूल नाम दिया। खोज का श्रेय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है, जिन्होंने इसको दांत की खुरचन में से निकालकर 1683 में माइक्रोस्कोप में देखा। तो इन्होंने डायरेक्ट ये नहीं बोला कि ये बैक्टीरिया है, इन्होंने क्या कहा कि ये क्या है? एनिमलक्यूल है। तो सबसे पहले एनिमलक्यूल नाम दिया गया है, याद रखना है आपको। इसके बाद में देखिए, नामकर्ता जो इसके थे वो हिरनबर्ग है। कौन है? हिरनबर्ग। हिरनबर्ग ने इनको जीवाणु नाम दिया था। किसने दिया था जीवाणु नाम? हिरनबर्ग ने। और एनिमलक्यूल नाम है वो किसने दिया? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो ये जीवाणु की यहां पे पूर्णतः खोज हो चुकी थी। इसके बाद में बहुत से साइंटिस्ट आए। इसके बाद में आने वाले साइंटिस्ट लुई पास्चर, जिन्होंने रोगाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें क्या बताया कि जब कोई भी पदार्थ होता है, जैसे दूध है, वो थोड़ी देर बाद में, घंटा 2 घंटा या कई घंटे बीत जाने के बाद में खट्टा हो जाता है। वो किस कारण हो रहा है? क्योंकि उसमें क्या पनपने लग जाते हैं? बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं। अब उन बैक्टीरिया को कैसे खत्म किया जाता है, ये किसने बताया था? लुई पास्चर ने बताया था। और लुई पास्चर ने क्या बताया कि अगर इनको 60 डिग्री टेम्परेचर पे क्या किया जाए? गर्म किया जाए 20 से 30 मिनट तक, तो इसमें जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। और इसी विधि को क्या नाम से जाना गया आगे? पास्चुरेशन या पश्चुरीकृत। पास्चुरेशन या इसको क्या बोलते हैं? पास्चुरीकृत। आपने देखा होगा दूध की थैलियों पर
लिखा होता है पास्चरीकृत दूध या कोई भी चीज इस पे लिखा होता है पास्चरीकृत, कोई भी चीज हो उस पे उसका नाम पास्चरीकृत लिखा जाता है। इसका नाम पास्चर से लिया गया है, पास्चर यानी लुईस पास्चर से, इनके साइंटिस्ट के नाम से, जिन्होंने रोगाणुवाद का या रोगाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके बाद में जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे वो थे रॉबर्ट कोच। 1876 में इन्होंने हैजा, एंथ्रेक्स और इनके जीवाणुओं को अलग अलग ग्रुपों में बांटा। क्या किया इन्होंने? जीवाणुओं को रोगों के आधार पर वर्गीकृत किया। किसने? रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने क्या किया? जीवाणुओं को रोगों के आधार पर वर्गीकृत किया। अब बात करें जीवाणुओं की आगे, फॉर्म्स की, यानी कितने प्रकार होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ बैक्टीरिया फॉर्म। तो अपने इनके सबसे पहले अपने संरचना पे आते हैं। किस पे आते हैं? संरचना पे। तो इनकी संरचना की बात करें, हम संरचना में यहां पे बना रहा हूं। वैसे इनकी कोई संरचना निश्चित नहीं होती है, इनकी संरचना बहुत से आकार की मानी जाती है। कभी गोल दिखाई देते हैं, कभी सर्पिलाकार दिखाई देते हैं, कभी दंडाकार दिखाई देते हैं, डंडे के हिसाब से दिखाई देते हैं। कैसी? तो इसमें सबसे पहले इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर जो मुख्यतः अपने को मिलती है, जिसमें एक फ्लैजिला दर्शाया जाता है, ऊपर का पार्ट इसका कैप्सूल, इसके बाद में इसकी सेल वॉल, सेल वॉल के बाद में इसके मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, और कैप्सूल यानी संपुट, ऊपर का संपुट भाग। इसके बाद में इसमें डीएनए न्यूक्लियोइड्स, इसका अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। इसके बाद में इसमें संचित भोज्य पदार्थ पाया जाता है, मेसोसोम पाया जाता है। इस भाग को फ्लैजिला बोलते हैं या फ्लैजिलम, फ्लैजिलम या फ्लैजिला। कहने का तात्पर्य, इसको कसाब भी बोलते हैं। मतलब मुख्यतः इसकी ऐसी संरचना होती है और बाहर में ऐसे कुछ इसके उभार पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? पिली कहा जाता है, जिनको पिली कहा जाता है। ये बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर अपने को बहुत जगह बनी हुई मिल जाएगी। मुख्यतः ऐसी स्ट्रक्चर अपने को क्या है? डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए अपने आती है, लेकिन इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया, कभी अंडाकार होता है, कभी गोलाकार, कभी दंडाकार, शलाकावृत। तो बहुत से बैक्टीरिया क्या है? अलग अलग संरचना में मिलते हैं। तो हम इनकी संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। संरचना के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो उनके नामों को अच्छी तरह से याद रखना है अपने को, क्योंकि उनके नामों के आधार पर ही इनके जो रोग कारक है उनके नाम है। तो देखिए, और यहां पर जो एक नाम रह गया, जेल लिस्टर, 1878 में आए थे। अब देखिए यहां पे हम इनकी डिवाइडेशन की बात करें तो डिवाइडेशन के हिसाब से सबसे पहले आते हैं गोलाकार बैक्टीरिया, उसके बाद में नेक्स्ट है दंडाकार, या इनको बोल सकते हैं शलाकावृत, शलाकाकार। इसके बाद में सर्पिलाकार, और उसके बाद में कोमाकार।
अब इनके नाम से जैसे पता लग रहा है अपने को, इनको गोलाकार को क्या बोलते हैं? कोकाई। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोकाई। दंडाकार है, इनको बोलते हैं बेसिलस। बेसिलस। इसके बाद में सर्पिलाकार और इसके बाद में कोमाकार। तो देखिए, सबसे पहले कोकाई, ये कितने प्रकार के होते हैं इनको देखेंगे। जो गोलाकार बैक्टीरिया है उनको भी कई भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले आते हैं कोकाई में माइक्रो कोकाई, या अति सूक्ष्म जो कोकाई अपने को मिलते हैं, इनको बोलते हैं माइक्रो कोकाई। माइक्रो कोकाई कौन से होते हैं कि बिल्कुल गोलाकार के होते हैं। अब जैसे मैंने बताया आपको पीछे कि कोकाई का मतलब गोलाकार, या फिर यहाँ पे इनको क्या बोल सकते हैं? अंडाकार भी बोल सकते हैं। तो जो गोलाकार या अंडाकार है वो बिल्कुल छोटे होते हैं और गोल आकार के होते हैं, ये होते हैं कोकाई। इसके बाद में बात करें अपने कौन से हैं माइक्रो कोकाई के बाद में? डिप्लो कोकाई। डिप्लो कोकाई, डिप्लो कोकाई इनको बोलते हैं। ये जो डिप्लो कोकाई है ये क्या होते हैं? संख्या में 2 होते हैं। नाम से पता लग रहा है डाइप्लो यानी 2, या बाई या डाई वर्ड आता है कहीं पे साइंस के अंदर, तो उसका मतलब होता है 2। तो डाइप्लो या डिप्लो, डाइप्लो या डिप्लो का मतलब 2। तो डिप्लो कोकाई भी क्या होते हैं? अलग प्रकार के होते हैं। जो आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा उसके बारे में बता देता हूं। ये ओपन डिप्लो कोकाई है, और डिप्लो कोकाई क्या होते हैं? क्लोज्ड भी होते हैं, जो जिनको बोलते हैं कैप्सुलेटेड डिप्लो कोकाई या संपुटित डिप्लो कोकाई, जिसके अंदर जो छोटे छोटे कोकाई अपने को दिख रहे हैं ये क्या है? एक कैप्सुलेटेड से एनकैप्सुलेटेड रहते हैं। एनकैप्सुलेटेड, एनकैप्सुलेटेड मीन कि संग्रहित रहते हैं, संपुटित रहते हैं। एक संपुटित संरचना में क्या रहते हैं? इकट्ठे रहते हैं। ये हो गए एनकैप्सुलेटेड कोकाई। इसके बाद में बात करते हैं हम अपने स्ट्रिप्टोकोकाई। स्ट्रिप्टोकोकाई, स्ट्रिप्टोकोकाई में क्या आते हैं? स्ट्रिप्टो का अर्थ होता है जंजीर। इसमें क्या होते हैं? बैक्टीरिया की संरचना जंजीर के जैसी होती है। अब कोकाई का मतलब समझ रहे हो, गोलाकार है, गोलाकार रहेगा, लेकिन इसमें गोलाकार क्या करते हैं? जो गोल गोल संरचनाएं होती हैं वो किसकी तरह बन जाती है? एक जंजीर की तरह बन जाती है, इस टाइप से जंजीर या चेन की तरह बन जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिप्टोकोकाई। इसके बाद में बात करें अपने नेक्स्ट, इसी की चौथी फॉर्म जो बहुत कम सुनने को मिलता है, स्टेफिलोकोकाई। स्टेफिलोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई में क्या होता है कि इनकी संरचना इस टाइप से कुछ उल्टे पिरामिड की तरह से होती है, ठीक है। तो इसमें जो गोलाकार संरचना है वो इस टाइप से बनती जाती है। तो इतना ज्यादा डीप में नहीं जाके हम थोड़ा बहुत ऊपर से समझेंगे कि ये कोकाई है, माइक्रो कोकाई, डिप्लो कोकाई, स्ट्रिप्टो कोकाई और स्टेफिलो कोकाई, जो किसके भाग है? गोलाकार या कोकाई के भाग है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने आते हैं, वो कौन से हैं? दंडाकार, जिनमें संरचना इनकी कुछ इस टाइप से ऐसी संरचनाएं होती है। दंडाकार में भी कुछ सीधे दंडाकार होते हैं, मतलब शलाकावर्त जिनको बोलते हैं, शलाकाकार जिनको बोलते हैं, लेकिन कुछ के अंदर क्या पाए जाते हैं? बीजाणु पाए जाते हैं। अब देखिए, बैक्टीरिया के जनन की भी बात कर लेते हैं हम साथ में, कि इनमें जनन होता है वो इनका जो डायरेक्ट जो इनका डीएनए है वो दूसरे बैक्टीरिया के
एनक्लोज आके, पास में आके क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। अब इसका थोड़ा बहुत डीएनए इधर आ जाएगा, इसका थोड़ा बहुत डीएनए दूसरे को चला जाएगा। इस टाइप से स्थानांतरित करते हैं। या फिर जिनके अंदर बीजाणु बनते हैं वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लैंगिक प्रजनन करते हैं। अब देखिए इसके बाद में बात कर रहे थे अपने दंडाकार या शलाकाकार। तो इसमें अपने दंडाकार या शलाकाकार में दो प्रकार के बीजाणु वाले भी होते हैं और सीधे दंडाकार के होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं सर्पिलाकार की। तो सर्पिलाकार में इस टाइप से, जैसे सांप के नाम से बना है सर्पिलाकार, और इनमें फ्लैजिला इधर से निकले होते हैं, जैसे इस टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम कोमाकार। कोमाकार का मतलब लगाते हैं कोमा अपने इस टाइप से, कोमा के आकार के होते हैं। तो इस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं कोमा के आकार के, वो कौन से बैक्टीरिया है, कोमाकार बैक्टीरिया है। तो ये हो गया इनके प्रकार हो गए जो इनके फॉर्म्स यानी संरचना के आधार पर बने हुए हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपने इनके जुड़े रोगों के बारे में और रोग कारकों के बारे में जो किनसे होते हैं। देखिए इससे पहले अपनी बात कर लेते हैं जेएल लिस्टर जो 1878 में इन्होंने क्या बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड या C6H6O, जिसको अपने फिनोल नाम से भी जाना जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से सर्वप्रथम बैक्टीरिया का रोग का निदान खोजा था। बैक्टीरिया का रोग का निदान खोजा था कार्बोक्सिलिक एसिड से, इसलिए इनका नाम इसमें लिस्ट में आया। इसके बाद में अपने बात कर रहे हैं इनके बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होने वाले रोग और रोग कारकों। तो सबसे पहले अपने बैक्टीरिया के रोग की बात करें तो कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग यानी जिसको कोढ़ भी बोलते हैं अपने सामान्य भाषा में, और पुराने टाइम में इसका नाम तक लिया जाना बुरा माना जाता था, जिसको अपने कोढ़ बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हाथ पैर गलने लग जाते हैं, चमड़ी अब टूटने लग जाती है, मांसपेशियां तक इफेक्ट हो जाता है, मांसपेशियों तक, और शरीर में जो अंग है वो गलने लग जाते हैं कुष्ठ रोग में। और इसका कुष्ठ रोग को अपने इंग्लिश में बोलते हैं लेप्रोसी, और इसका रोग कारक है वो क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है, और लेप्री नाम से अपने याद रख सकते हैं लेप्रोसी या कुष्ठ रोग। दूसरा अपने याद रखेंगे क्षय रोग, क्षय जिसको अपने तपेदिक टिब्बी भी बोलते हैं जिसको, और टिब्बी अपने को पता है पीछे महामारी के रूप में अपने दिखाया था कि पीछे ये इसको बहुत ज्यादा संक्रमण होता है, इसलिए इसको महामारी के रूप में घोषित किया था। तो देखिए अपने क्षय रोग में ट्यूबरिकुलोसिस, जो इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरिकुलोसिस, पूरा नाम यहाँ पे ये सेम आएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरिकुलोसिस इसका रोग कारक है। इसमें क्या होता है, खांसी आती है, जहां पे थूकते हैं वहीं पे बैक्टीरिया जमा हो जाता है और वो आगे संक्रमण करता है। इसके बाद में टिटनस, टिटनस को एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसको धनुष रोग कहते हैं। धनुष रोग इसलिए कहते हैं क्योंकि टिटनस का अगर इंफेक्शन हो जाता है, रोग कारक क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी रोग कारक जो बैक्टीरिया होता है वो कब होता है, जब टिटनस अपने को पता है चोट लग जाती है, लोहे से चोट लग जाती है, किससे, लोहे से चोट लगने पे टिटनस रोग होता है। और इसमें इफेक्ट ये रहता है कि ये शरीर में बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है, और ये बैक्टीरिया इतना ज्यादा घातक हो जाता है कि हमारी जो शरीर की संरचना है या बनावट है वो धनुष के जैसे होने लग जाती है। तो इसको याद रखना है अपने, धनुष नाम से भी आता है, धनुष रोग नाम से भी आता है टिटनस। इसके बाद में प्लेग, प्लेग को भी महामारी घोषित किया हुआ है। प्लेग क्या है, बहुत घातक रोग है। पहले माना जाता था कि सिंधु नदी के इस पार प्लेग नहीं आएगा, बहुत पुराने समय की बात है, लेकिन प्लेग बहुत बार महामारी के रूप में फैल चुका है। इसका फैलने का कारण क्या है, चूहे, और चूहे के जो दांत है उसके ऊपर जो बैक्टीरिया है वो लगे रहते हैं पिस्सू, चूहे के पिस्सू से, चूहे के पिस्सू पे लगे रहते हैं इनके बैक्टीरिया, और जो चूहे के पिस्सू है उनसे ये फैलता है।
और इसका फैलने का जो रोग कारक है वो क्या है? पोस्टुरेला पेस्टिस। इसके बाद में अपने बात करेंगे एंथ्रेक्स की। एंथ्रेक्स सामान्यतः ज्यादा पशुओं में घास के साथ बैक्टीरिया जाने पे होने वाला रोग है और इसका जो रोग कारक है वो क्या है? बैसिलस एंथ्रेसिस। इसके बाद में अपना जो न्यूमोनिया है, सामान्यतः जानते हैं नामोनिया या न्यूमोनिया, वो क्या किससे फैलता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी नाम के बैक्टीरिया से फैलता है। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। डिप्लोकोकस न्यूमोनी बहुत बार पूछते हैं। डिप्लोकोकस न्यूमोनी से न्यूमोनिया रोग है वो फैलता है। न्यूमोनिया में क्या होता है कि हमारा जो लंग्स यानी फेफड़े हैं वो क्या हो जाते हैं? इफेक्ट हो जाते हैं। उसमें क्या संक्रमण हो जाता है और संक्रमण स्तर बाय स्तर बढ़ता जाता है और अपने फेफड़ों में पानी जमने की सी आवाज या खांसी की आवाज आती है। इसके बाद में हैजा। हैजे में भी हैजे का जो रोग कारक है वो क्या है? विब्रियो कोलेरी या विब्रियो कोलेरा, कोलेरा या कोलेरी। अब इसमें क्या है? विब्रियो कोलेरी के अंदर सबसे पहले इसमें हैजा में इफेक्ट होगा, श्वसन क्रियाएं और फेफड़े इसमें इफेक्ट होते हैं। इसके बाद में डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग कारक क्रिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी है। क्रिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी रोग कारक। इसके बाद में ये अस्वस्थ जल पीने से होता है। इसके बाद में टाइफाइड जो एक बुखार है, जवर है, सोलेमोनेला टाइफी रोग कारक से होता है। इसके बाद में मेनिंजाइटिस जो निसेरिया मेनिंजाइटिस से होता है। मेनिंजाइटिस इसमें मस्तिष्क की जो अपनी क्षमता है, पीछे के जो मस्तिष्क अनुमस्तिष्क जिसको अपने बोलते हैं, उसके अंदर तंत्रिकाओं का काम करना बंद हो जाता है, बहुत कम कार्य करती है मेनिंजाइटिस में। इसके बाद में पेचिस या डायसेंट्री जिसका रोग कारक है साइजिला डायसेंट्री। इसके बाद में जैसे काली खांसी या जिसको अपने कुकर खांसी भी बोलते हैं, वो भी इनसे होती है, बैक्टीरिया से होती है। तो बैक्टीरिया से होने वाले मुख्य रोग है और उनके रोग कारक है, अपन को बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं। कंपटीशन में बहुत बार इन सभी के बारे में पूछा जा चुका है। अब आपको बता देता हूं कि आने वाले वीडियो में नेक्स्ट बैक्टीरिया के अपने जो आद्य बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।